जहां एक और ड्रैकुला गिलगमेश के दिमाग के अंदर भटक रहा था, वहीं दूसरी तरफ तिलिस्म के पहरेदार वार्डन बेलियाल को मिटाने का इरादा लिए अगले जाल की तैयारी कर रहा था। लेकिन इस सब से दूर, शिवनेरी के उस ऐतिहासिक किले से कुछ दूर, लेनियाद्री की गुफाओं के पास रात के अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। बापूराव रघुनाथ देशपांडे अपने वफादार गणपत के साथ लेनियाद्री की गुफाओं की ओर बढ़ रहे थे। बापूराव, आपको पक्का यकीन है कि हम सही गुफा की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि शिवनेरी के उत्तर में यही गुफा पड़ती है। याद करो उस संदेश में क्या लिखा था? जब दक्षिण दिशा में हवा बहेगी तब शिवनेरी पर सिंह फिर गरजेगा। इसका मतलब है कि शिवनेरी जीतने का रास्ता किसी ऐसी जगह से खुलेगा जहां से शिवनेरी दक्षिण दिशा में पड़ता हो। यानी हमें शिवनेरी के उत्तर में जाना था और उत्तर में लेनियाद्री की गुफा ही पड़ती है। आप सही कहते हो बापूराव, लेकिन मुझे अभी भी लगता है हमें और सैनिक लाने चाहिए थे। कहीं ये दुश्मन का कोई जाल हुआ तो? गणपत के सवाल के जवाब में बापूराव ने अपने पीठ पर बंधे हथियार की ओर इशारा किया। जब तक ये दोनों मेरे साथ हैं, किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं कि मुझे हरा सके। बापूराव, मुझे आपके साथ आए हुए अभी साल भर हुआ है। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि ये हथियार में आखिर ऐसा क्या है। हमने छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी है, मगर आप पीठ पर बांधे ये हथियार कभी नहीं निकालते हो। हाँ, कमर पर बंधी तलवार जरूर आपको चलाते देखा है, मगर ये दोनों हथियार, इनके पीछे कोई कहानी है क्या? गणपत का सवाल सुनकर बापूराव ने एक गहरी सांस ली और फिर उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। ये हथियार नहीं है गणपत, ये जलजला है। जलजला, वो जलजला जिसने आज से 200 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हजारों दुश्मनों का खून बहाया था। ये कोई तलवार नहीं है, ये दंडपट्ट है। और ये वही दंडपट्ट है जिसने घोड़खिंड में दुश्मन को रोका था ताकि शिवाजी वहां से निकल सके। क्या? यानी कि ये हाँ, ये हुतात्मा बाजी प्रभु देशपांडे का अस्त्र है और इसे मैं तभी निकालूंगा जब सामने दुश्मन उस हैसियत का हो, वरना इन अंग्रेजों के लिए तो मेरी ये तलवार ही काफी है। बापूराव और गणपत अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक और तीर उड़ता हुआ उनके बगल में लगा पीपल के पेड़ पर आकर लगा। बापूराव, संभल कर। रुको गणपत, परेशान मत हो। ये तीर भी उसी संदेश वाहक ने भेजा है। देखो, इस पर भी एक कपड़ा बंधा है, यानी हम सही जगह आए हैं। बोलते बोलते बापूराव ने वो कपड़ा खोल लिया और खोलते ही उस पर लिखा वो इकलौता शब्द दिखा, अकेले। क्या हुआ बापूराव? क्या लिखा है संदेश में? तुम्हें यही रुकना होगा गणपत। क्या मतलब? वो चाहता है कि आगे का सफर मैं अकेले करूं, इसीलिए तुम्हें यही रुकना होगा। नहीं बापूराव, ये सही नहीं है। गणपत, ये मेरा आदेश है। बापूराव का आदेश सुनकर गणपत कुछ और न बोल सका और वहीं रुक गया। वहीं बापूराव आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद लेनाद्री का अंधेरा उन्हें निकल गया। इधर बापूराव एक अनजान सफर पर आगे बढ़ चुके थे। उधर ड्रैकुला और एनकेडू का सफर उन सांपों ने रोक लिया था। दोनों उनकी कुंडली से छूटने की कोशिश कर रहे थे, मगर धीरे धीरे उन सांपों की आंखों की चमक उन्हें मदहोश कर रही थी और फिर उन दोनों सांपों ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया। ड्रैकुला और एनकेडू को पता भी नहीं चला कि कब वो दोनों सांप के मुंह का निवाला बन गए और जब उन दोनों की आंखें खुली तो वो दोनों ही अलग अलग दुनिया में थे। मैं कहा हूं, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ड्रैकुला ने अपने आप को एक शानदार महल के बीच खड़ा पाया। चारों तरफ सफेद संगमरमर के स्तंभ उन पर नक्काशी के साथ और उनके बीच लाल मखमल के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसने नजर उठा के देखा, चांदनी रात का उजाला एक बड़े झरोखे से अंदर आ रहा था और उसकी रोशनी में कुछ खूबसूरत प्रेत रानियां उसके चारों तरफ मंडरा रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, आंखों में एक प्यास और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान।
आ जाओ ड्रैकुला, यहाँ तुम्हारी हर तमन्ना पूरी होगी। तुम्हारी प्यास, उसे हम शांत करेंगे। एक प्रेत रानी आगे बढ़ी। उसके हाथों में एक सुनहरा प्याला था जिसमें लाल रंग का एक द्रव्य थरथरा रहा था। ड्रैकुला की आंखों में एक चमक उठी। तिलिस्म के प्रभाव में उसकी ब्लड लस्ट जो अब तक कंट्रोल चल रही थी वो अचानक जाग उठी थी। उसके दिल की धड़कनें भागने लगी थी। ये क्या है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये सब इतना रियल क्यों लगता है? उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता वो पुराना श्राप उससे चुप रहने ना दे रहा था। एक प्रेत रानी उसके पास आई। उसके लंबे नाखून ड्रैकुला के गले के पास फिसलने लगा। उसने अपना चेहरा उसके करीब किया और एक हल्की सी सांस के साथ उसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए। नहीं, ये सब एक इल्यूजन है। बट मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इसके पहले कहाँ था और क्या कर रहा था? उसकी आंखें एक पल के लिए सुर्ख लाल हो गई। उसके हाथों की मुट्ठियां भिंच गई और एक पल के लिए लगा कि वो अपने अंदर के उस राक्षस को आजाद कर देगा। लेकिन तभी उसने अपने आप को पीछे खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को थामने की कोशिश कर रहा हो। नो, मुझे याद करना होगा। ये सब झूठ है। ये सब कुछ एक इल्यूजन है, जस्ट एन इल्यूजन। ड्रैकुला दिमाग पर जोर डाल रहा था। अचानक उसके दिमाग के एक कोने में एक छोटी सी चिंगारी जागी। उसे एक धुंधली सी तस्वीर दिखने लगी, किसी का चेहरा, किसी की आवाज, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें खोली और तभी उसकी नजर पड़ी एक पर्दे के पीछे चांदनी के साथ मिलती एक परछाई पर। वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई और उसमें एक शक्ल उभर आई, जीनत की शक्ल। वो वहीं खड़ी थी, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, अपने हाथों को हल्के से हिलाते हुए, जैसे कोई जादूगर अपना जादू बुनता है। जीनत, तुम, ये सब तुम्हारा खेल है। मैं जानता था, मगर मैं हूं कहां? Where am I? जीनत धीरे से पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसके कपड़े सफेद थे, लेकिन उन पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो चांदनी से बुने गए हों। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। ओह डियर ड्रैकुला, क्यों अपने आप से लड़ रहे हो? हाँ, क्यों मुझे दोष दे रहे हो? ये सब वही तो है जो तुम्हें चाहिए था। ये महल, ये रानियाँ, ये ऐशो आराम, तो इसे लेते क्यों नहीं? हाँ, बेकार है लड़ना, जबकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रही हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम गलत हो। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती हो। क्या मोक्ष? ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला, तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं देख सकती हूँ तुम निकले तो मोक्ष की तलाश में थे, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी एक चाहत है इस सब ऐशो आराम को पाने की। देखा जाए तो तुम जिंदगी के दो सिरों को पाना चाहते हो, और वो भी एक साथ। ऐसा नहीं होता है ना? अब या तो मोक्ष ले लो या मज़े ले लो, चुनना तुम्हें है, और चुनाव बहुत आसान है। जिंदगी मज़े करने के लिए मिलती है। आगे बढ़ो और पी लो ये ताज़ा लहू, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जीनत की बात सुनकर ड्रैकुला के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने चारों तरफ देखा। वो प्रेत रानियां अब भी वहीं थी। वो उसके लिए खून का प्याला लिए खड़ी थी। ड्रैकुला उनकी ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। ओफो, इतना क्या सोचना। मैं समझ गई, तुम्हें कोई खास रानी चाहिए। जरा देखूं तो। हाँ, ओहो हो, ये वाली चाहिए तुम्हें? तो लो, ये वाली भी ले लो। जीनत ने हाथ हिलाया और एक प्रेत रानी का चेहरा बदलने लगा, और कुछ देर बाद ड्रैकुला के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। लगता है अब तुम खुश हो। तोहफा पसंद आया तुम्हें? जीनत को लग रहा था कि ड्रैकुला खुश है, मगर वो नहीं जानता था कि उसने
जाने अनजाने में ड्रैकुला को वही नाम याद दिला दिया था जो इस तिलिस्म में उसके आने की वजह बना था। उसने उसे वही चेहरा दिखा दिया था जो ड्रैकुला के अंदर आ रहे इस बदलाव का घाव बना था। उसने उसके मन में वही भावनाएं जगा दी थी जिन्हें वो तिलिस्म के भूल भुलैया में खोज रहा था। वो एक नाम, वो एक चेहरा जो ड्रैकुला के अंदर के राक्षस को कंट्रोल करने की काबिलियत रखता था। अनीता एलिजाबेथ पटेल। वो प्रेत रानियां ड्रैकुला की दहाड़ सुनकर कांप उठी। उनके चेहरे पहले जैसे आकर्षक नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खोखली दिख रही थी, उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और उनके जिस्म डर से कांप रहे थे। मगर जीनत अभी भी अनजान थी और उसे सच का एहसास तब हुआ जब उसके कानों में उन प्रेत रानियों की चीख पड़ी। ये तुम क्या कर रहे हो ड्रैकुला? ड्रैकुला का जिस्म खून से नहा चुका था। उसके सामने एक प्रेत रानी का चीथड़ों में फटा हुआ जिस्म पड़ा था। उसी प्रेत रानी का जिस्म जिसको जीनत ने अनीता की शक्ल दी थी और ड्रैकुला के दोनों हाथ ने बाकी दोनों प्रेत रानियों की गर्दन पकड़ रखी थी। अब तुम्हारा खेल खत्म जीनत।